किसी भी व्यक्ति, क्षेत्र या देश के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षा के ज्ञान रूपी उजियारे से अज्ञान रूपी अंधकार को समाप्त किया जा सकता है। ये बातें हम सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो उठता है और लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब हम वास्तविकता के धरातल में उतरते हैं तो बहुत तथ्य हमारे सामने आते हैं। इन सभी तथ्यों को हम खोजेंगे अपने इस कार्यक्रम में। अपना पंचे के शो में आपका स्वागत है। हमसे हमारे विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ है डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी जी, आप शिक्षाविद हैं। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्ते, धन्यवाद। हमारे साथ हैं उर्वशी मिश्रा जी, आप रिपोर्टर हैं विंध्य फर्स्ट की। उर्वशी जी, आपका स्वागत है। यह है गुड़ तहसील के डढ़वा गांव की जलदर प्राथमिक शाला। यहाँ कहने को तो पहली कक्षा से 5वीं तक की पढ़ाई होती है। कुल 24 बच्चे और सारी कक्षाएं एक साथ एक ही कमरे में होती हैं। पहली लाइन में पहली कक्षा के बच्चे और 5वीं के बच्चे सबसे पीछे 5वीं लाइन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ केवल एक ही शिक्षक हैं। अब जिस कमरे में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसकी हालत भी देख लीजिए। यहाँ बच्चों के जैसे स्कूल का भविष्य भी भगवान के भरोसे है। छत कभी भी गिर सकती है। मास्टर साहब अपने स्कूल के और बच्चों के भविष्य के हाल पर क्या ही कहते। भाई गवर्नमेंट ने बनवाया बिल्डिंग गवर्नमेंट ने बनवाया। आप लोगों ने मांग की कभी की? मांग गवर्नमेंट जो देगी वही न लेंगे। मांग क्या हम एक आध दो बार दे दिए थे। ऐसा नहीं है कि हमें जलदर जैसा केस पता करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो। रीवा सीधी सीमा पर मोहनिया टनल के पहले है पोखर गांव। इस स्कूल में 26 बच्चों के नाम दर्ज हैं। 5वीं तक के इस स्कूल में 2 शिक्षक हैं, लेकिन हमें एक ही मिले। इस शिक्षा के लिए बच्चे पहाड़ी पार करके कच्चे रास्ते यहाँ पहुँचते हैं। और मिलता क्या है? नहीं मिलता तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अब इसमें शासन जो है व्यवस्था नहीं दे पाती है मैडम। जैसे जो कंटिजेंसी का पैसा आता था वो पैसा नहीं मिल पाता, पिछले 2-3 साल से नहीं मिल पाता, जिसके चलते विद्यालय की ये स्थिति। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा पोर्टल 2.0 के हिसाब से प्रदेश के 76,867 स्कूलों में से केवल 2621 स्कूल ऐसे हैं जहां कोई शिक्षक नहीं है। 7,793 स्कूल ऐसे हैं जो केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यहाँ भी विंध्य सबसे पिछड़ा है। चंबल अंचल के 1246 स्कूलों में एक शिक्षक है और 558 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। महाकौशल के 710 स्कूलों में एक शिक्षक हैं और 140 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। मध्य भारत के 1147 स्कूलों में एक शिक्षक हैं और 363 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। मालवा निमाड़ के 1512 स्कूलों में एक शिक्षक हैं और 471 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। बुंदेलखंड के 1431 स्कूलों में एक शिक्षक हैं और 537 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार को बच्चों की फिक्र ही नहीं है। अगर होती तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 81,249 पद खाली नहीं रहते। विंध्य के स्कूलों में 13,197 पद खाली हैं। जो भर्तियां निकली उनकी बहाली नहीं हुई। परीक्षा हो गई, शिक्षक पास भी हो गए, लेकिन अब तक पोस्टिंग का इंतजार है। माध्यमिक पढ़ा नहीं पा रहे, उच्च में क्या पढ़ाएंगे? क्या व्यवस्था सुधरेगी? ये तो और व्यवस्था खराब हुई जा रही है। आप दीजिए, हम प्रमोशन का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे, करिए, लेकिन पेमेंट में करिए। अगर उनका स्तर नहीं है वहाँ तक पहुँचने का तो उनको वहाँ तक मत पहुँचाइए। शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म मत करिए। और ज़्यादातर स्कूलों में जब मैं जाके देखता हूँ, वहाँ व्यवस्था देखता हूँ, शिक्षक प्रमोशन होके आ गए हैं, लेकिन उनकी योग्यता नहीं है कि वो उस क्लास को पढ़ा सकें। सरकार की डेटा के अनुसार 82,000 सीटें खाली हैं। 82,000 सीटों में से 8,900
500 समथिंग कुछ सीट निकली है। नहीं, शिक्षा का लेवल तो एकदम मरा हुआ है, लेकिन यदि वो जीवित करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जब दो दो एग्जाम निकाले हैं तो कुछ ना कुछ हमारे अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होगी, है ना, काबिलियत होगी, तो हम उस स्तर को बहुत अच्छा बना सकते हैं यदि हमारे मुख्यमंत्री इस ओर हमारा क्या क्या ध्यान आकर्षित करें। सिंगरौली की पढ़ाई भगवान भरोसे है। प्रदेश भर में सिंगरौली 0 और 1 शिक्षक वाले स्कूलों में पहले नंबर पर है। इस 0 शिक्षक और 1 शिक्षक वाले स्कूलों को अलग अलग गिने तो यहाँ 1 शिक्षक वाले 552 स्कूल हैं, जबकि 244 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। कवि विंध्य की राजधानी रहे रीवा जिले में 1 शिक्षक वाले 379 स्कूल हैं, जबकि 57 स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है। सीधी जिले में 285 स्कूल ऐसे हैं जहां केवल 1 शिक्षक पदस्थ है। यहाँ 98 स्कूल ऐसे हैं जिनमें कोई शिक्षक नहीं। सतना जिले में 381 स्कूल 1 शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत कुछ लोगों से हमने बात की, जिसमें ये सामने आया। विंध्य क्षेत्र में शिक्षा के दोहरे मापदंड आपको दिखेंगे। प्राइवेट स्कूलों में अलग व्यवस्था और सरकारी में अलग। कलेक्टर का लड़का या मंत्री का लड़का और चपरासी का लड़का और किसान का लड़का एक ही जगह पढ़ रहे हैं तो उनका भी ध्यान होगा। तो वो जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए तो कॉन्वेंट स्कूलें हैं, उनसे क्या लेना देना कि किसान का बच्चा, गांव के मजदूर का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो उनको कोई लेना देना नहीं है। आपने ये आंदोलन न देखा होगा, वेतन बढ़ाने का आंदोलन देखा होगा, लेकिन गांव के स्कूलों में टीचर नहीं है, इसके लिए रास्ता जाम कर दें या आंदोलन करें या कलेक्टर के गेट के सामने एक आवाज़ लगाएं इकट्ठा होके कि हमारे गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है या मिडिल विद्यालय है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी जो भी है, वहाँ टीचर क्यों नहीं है? टीचर हैं तो टाइम से टाइम वो क्लास में क्यों नहीं जाते? वास्तव में विंध्य क्षेत्र में ये लापरवाही खूब हो रही है। ग्रामीण अंचल पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीण अंचल में स्थिति ये है कि एक एक कमरों में बच्चे ठुसे रहते हैं। इन्हीं बच्चों के लिए आपने मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है। क्या शासन के उच्चाधिकारी कभी स्वयं मध्याह्न भोजन की अचानक जांच करने कभी पहुंचे हैं क्या? वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये ठेके पे चलता है। पढ़ाई भी ठेके पे चल रही है आजकल। स्कूलों की ऐसी हालत देख बच्चे किसके भरोसे स्कूल जाएं, और अगर जाएं भी तो इन्हें पढ़ाए कौन? ये शिक्षक हुए जो वास्तव में उस गुणवत्ता के नहीं है, लेकिन शासन ने उनको सबको रेगुलराइज करके शिक्षक बना दिया है। अभिभावकों को जो अपेक्षा है स्कूलों से वो उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो सरकारी स्कूलों से हट करके प्राइवेट स्कूलों की तरफ वो बढ़ रहे थे। आखिर सरकार के दावों से जमीनी हकीकत मेल क्यों नहीं खाती? विंध्य की शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त क्यों है? ये अव्यवस्था कैसे दूर होगी? आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? अगर आप विंध्य के सच्चे नागरिक हैं तो जाहिर है इस बात पर न सिर्फ गौर करेंगे बल्कि अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल भी करेंगे। आखिर कौन है जो आपके बच्चों का हक आपसे छीन रहा है? पिछले 20 साल में ऐसा कैसे है कि न ढंग के स्कूल खुले, ना ही कोई ढंग का उद्योग खोला गया? वे कौन सी ताकतें हैं, कौन लोग हैं जो विंध्य को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते? आपको सोचना पड़ेगा, विंध्य का हक अभी मांगें या फिर चुने गरीबी, बेरोजगारी और मुश्किलें। सोचिए, पूछिए, मांगिए, आपका हक है। चुप रहना विकल्प नहीं। हमने अभी ये रिपोर्ट देखी। हम चलते हैं डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी जी के पास। आपका सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा अनुभव रहा है, बहुत कार्य किया है आपने। इस रिपोर्ट को देखकर क्या कहती हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस चैनल को, जिन्होंने ये बहुत बड़ी समस्या उठाई और ये समस्या शासन तक जाना चाहिए, शासन की आंखें खुलना चाहिए। अगर हमारे क्षेत्र में शिक्षा का विकास करना है तो जितनी अभी खामियां देखी गई हैं उनको दूर करना बहुत आवश्यक है। मैंने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। मैं प्राचार्य रही हूँ। सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए प्राइमरी शिक्षा पर। अगर प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा मजबूत हो गई
तो विद्यार्थी आगे चल करके बहुत होशियार हो जाता है, बुद्धिमान होता है। अगर प्राथमिक शिक्षा ही समाप्त हो गई और वहां कुछ नहीं आया, तो जैसा कि आपने देखा गांव-गांव के स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होती। एक हमारे यहाँ बाई है, काम करने आती है, 5वीं तक पढ़ी हुई है। जब उसका आधार कार्ड बनवाया गया, बैंक में उसका खाता खुलवाया गया, तो आपको बताएं बिल्कुल सच है कि उससे अपना हस्ताक्षर करते नहीं बना। सौंधिया है, वो रामकली सौंधिया लिखते हुए नहीं बना। उसको सिखाया पहले कि तुम ऐसे लिखो। 5वीं का सर्टिफिकेट जिसके पास में है, उसको अपना हस्ताक्षर करना नहीं आता। ये यहाँ शिक्षा की दुर्दशा है। तो प्राइमरी अगर शिक्षा मजबूत है, सबसे योग्य शिक्षक विदेशों में प्राइमरी में रखे जाते हैं, और प्राइमरी में अगर बहुत नींव पक्की हो गई तो विद्यार्थी अच्छा चलता है। अच्छा, जैसा कि देखा गया, स्कूल तो खूब खोल दिए, गली गली में स्कूल खोल दिए। स्कूल खोलने से कहीं शिक्षा होती है? उसमें देखना चाहिए बैठने की व्यवस्था है कि नहीं, विद्यार्थी आते हैं कि नहीं, शिक्षक है कि नहीं, और विद्यार्थियों सबको एडमिशन दे दो, बैठने की जगह हो या ना हो एडमिशन दे दो। जैसे कॉलेज में देखते हैं तो सबको एडमिशन दे दिया जाए, दे दिया जाता है, दे दिया गया है, पर कक्षाओं में बैठने की व्यवस्था, खड़े रहने की व्यवस्था नहीं। क्या पढ़ाई होगी? ये शासन को नहीं दिखाई देता क्या? ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं? और इतने विषय खोल दिए गए, विषय के शिक्षक ही नहीं, पढ़ाएगा कौन? पढ़ाई कैसे होगी? सबसे पहले तो होना चाहिए विषय की शिक्षक होना चाहिए, और दूसरी चीज होना चाहिए विषय के शिक्षक बहुत योग्य होना चाहिए, अपने विषय के पारंगत होना चाहिए, नकल किए हुए नहीं। मैंने देखा, देखिए, खैर आरक्षण होना चाहिए, पर आरक्षण ऐसी जगह ना होना चाहिए कि जिसमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। एक हमारे यहाँ थे कोल, तो उसको जाति के आधार पर मास्टरी मिल गई। आया मेरे पास एप्लीकेशन लिखवाने के लिए, आवेदन लिखवा दीजिए। हमने कहा लिखो तुम। तो आपको बताएं, एक आवेदन लिखने में उसको 10-15 गलतियां, माने सही हिंदी नहीं लिख सकता, और वो शिक्षक हो गया, मास्टर बन गया, क्या पढ़ाएगा? ये जो शासन की नीति है, इसने शिक्षा को चौपट करके रखा है। सबसे योग्य शिक्षक होना चाहिए पढ़ाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। जब उनको स्वयं भाषा नहीं आती, उनको स्वयं गणित नहीं आता, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ऐसे, क्योंकि आरक्षण मिल गया, और आरक्षण के आधार, अरे आरक्षण की बात जाने दिए, मैं महाविद्यालय में बताती हूँ आपको। अभी महाविद्यालय में बहुत से अतिथि शिक्षक रखे गए हैं, संविदा में रखे गए हैं, तो अपने अपने प्रिंसिपल को आधा अधिकार था, उन्होंने रख लिया। एक कोई समस्या आ गई तो एक महिला मेरे पास आई, तो कुछ उसको कमी वो थी, परेशानी थी। मैंने कहा तुम एप्लीकेशन लिखो, बात कर लेंगे। तो एप्लीकेशन उससे लिखवाई। महाविद्यालय में जो हिंदी विषय की शिक्षक माने प्रोफेसर है, उससे लिखा उपस्थिति शब्द और समिति शब्द लिखते नहीं बना। हम तो माथा ठोक करके रह गए कि हद हो गई। जब वो कॉलेज में पढ़ाएगी तो क्या पढ़ाएगी, जब उसको स्वयं उपस्थिति और समिति जैसे साधारण से शब्द वो शुद्ध नहीं लिख सकती है, और वो प्रोफेसर बन गई है। ये क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? इतना दुख लगता है इस विंध्य क्षेत्र की इस भाग को देखकर। अच्छा, यहाँ एक दूसरी चीज भी है। इस क्षेत्र में, मैं महाकौशल से आई थी यहाँ, तो इस क्षेत्र में नकल बहुत होती। सरकारी स्कूलों में, कॉलेजों में नहीं बताते, कॉलेजों में नहीं मालूम, पर स्कूलों में खूब नकल होती थी। क्यों? क्योंकि शासन ने आदेश निकाला था कि अगर रिजल्ट खराब होगा तो शिक्षकों का वेतन, उसका वेतन काट दिया जाएगा। तो शिक्षकों ने सोचा हम अपना वेतन कटवाएं। जब परीक्षा हुई तो कुछ धड़ाधड़ नकल करवा दी, सब 100% रिजल्ट आ गया, तो शिक्षक तो बच गया, पर बच्चों के भविष्य का क्या हुआ? अच्छा, फिर जब नकल करवाना है उनको तो साल भर पढ़ाते नहीं है। देखते हैं आज यहाँ तो ये भी सुनने में आया है कि वो
अपने एवज में किसी और को रख लेते हैं, कुछ पैसा दे करके, और स्वयं अपने खेतों में काम करते हैं शिक्षक लोग जा करके, या अपने यहाँ वहां जाते रहते हैं और स्कूलों में पढ़ाने के लिए नहीं आते। तो ये व्यवस्था शासन को देखना चाहिए ना। स्कूलों में पढ़ाई होती गई, बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। छोटे छोटे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं। तो जाते जैसा कि देखा कि एक शिक्षक 5 कक्षाओं को कैसे पढ़ा लेगा भाई। ये तो जरा सी एक सामान्य व्यक्ति सोच सकता है कि 5 कक्षाओं को पढ़ाना है, अलग अलग तरह के बच्चों को एक शिक्षक कैसे पढ़ाएगा। तो वो भी मक्कारी करेगा, और शिक्षक और विद्यार्थी भी नहीं आएंगे, उनको भी कोई पता नहीं। उनको मालूम है कि हमको पास होना है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 5वीं तक सर्टिफिकेट मिल गया। आगे जाकर के फिर ये 9th तक, ये था कि 9th तक, 8वीं तक तो सर्टिफिकेट आपको देना ही है, पास करना ही है, चाहे कुछ आए। 8वीं तक के बच्चों को कुछ नहीं आता था, और जब 9th में पहुंचे बच्चे, तब फिर 9th में पढ़ाने वालों को कितनी मुसीबत होती होगी, ये आप सोच सकते हैं। जिनको कुछ नहीं आता, माने जीरो से उनको पढ़ाना है, काखा गा से काखा गा पढ़ाना है, और उससे उनको पढ़ाई करना है, कैसे कोर्स समाप्त करेंगे। इतनी समस्याएं हैं यहाँ। फिर बीच में भोजन की समस्या आ जाती है। भोजन रख दिया है, वो भी शिक्षक ही देखे। शिक्षक भोजन की व्यवस्था देख रहे हैं, तो बहुत से शिक्षकों ने बताया कि हम लोग तो जाते हैं भोजन के समय पर, भोजन बच्चों ने किया और बच्चे भाग जाते हैं। भोजन करके बच्चे स्वयं भाग जाते हैं, शिक्षकों को भी चिंता नहीं। अच्छा भाग गए तो हम भी अपने घर चले आए, ये स्थिति है। तो भोजन करने ही केवल बच्चे जाते, पढ़ने नहीं जाते। शिक्षकों को भी केवल जो भोजन कराया, और उसमें से जो पैसा खाना हुआ खा लिया, और बाकी चले गए, ये स्थिति है। तो आपने स्कूल खोल दिया है, शिक्षक नहीं है, बच्चे आ रहे हैं, बच्चे अपना समय बर्बाद करते हैं, माता पिता भी भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, बच्चे थोड़े लड़े भिड़े गए और बस चले गए। देखा, अपने बर्तन बच्चों ने धो लिए नल पर जाकर के, जो खा रहे हैं, तो धोना चाहिए अपने बच्चों को अपना बर्तन धोना चाहिए। मीडिया वालों ने तुरंत फोटो खींचकर बता दिया कि बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। अरे भाई, पहले के गुरुकुल में कितना काम करवाया जाता था। गुरुकुल में बच्चे पूरे आश्रम का सारा काम करते थे, लकड़ी तक फाड़ते थे, गाय चराते थे, खेती करते थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के लड़के, तब शिक्षा होती, जीवन की शिक्षा मिलती थी। आज देखा, एक गंदा पड़ा हुआ है, मालू चपरासी नहीं आई, चपरासी नहीं आया, तो बच्ची झाड़ू लगा रही, तुरंत मीडिया वालों ने फोटो खींच करके बता दिया कि बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही। अरे, अपनी झाड़ू लगा ली तो कोई बहुत बहुत बड़ी बात हो गई? अच्छा है, प्रसन्नता की बात है। बच्चों को वो भी करना चाहिए, अपने स्कूल की साफ सफाई करना चाहिए। एक और तो सब साफ सफाई करने लिए प्रधानमंत्री तक झाड़ू लगा रहे हैं, और फिर बच्चे अपने स्कूल में अगर झाड़ू लगाते हैं तो वो बहुत अपराध हो गया। ऐसी ऐसी चीजें हैं, इसलिए इनको ध्यान रखना चाहिए। तो हमारी शिक्षा ऐसी चौपट हो रही है, सबसे ज्यादा प्राइमरी मिडिल स्कूल तक की शिक्षा बिल्कुल जीरो है, पढ़ाई होती ही नहीं है, बच्चों को कुछ नहीं आता, शिक्षक नहीं जाते, और शिक्षकों को भी नहीं आता। हम आपको बिल्कुल बताते हैं, एक पीके जैसे स्कूल में एक सिफारिश से प्रधानाध्यापिका बन गई, उसको अपना हस्ताक्षर करना नहीं आता, बड़ी मुश्किल में अपना हस्ताक्षर वैसे करती थी जैसे हमारे रामकली करती है, सौंधिया किसी तरह करती, ऐसे वो हेडमिस्ट्रेस बनी। ऐसे जब शिक्षक रखे जाएंगे तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा भैया। ये विंध्य क्षेत्र में ऐसी दशा है शिक्षा की कि इसलिए इस क्षेत्र के बच्चे बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। आज इसको बहुत आवश्यकता है शासन को ध्यान देने की, आरक्षण भी दें, खूब पैसा दें, पर एजुकेशन के उसमें कम से कम ऐसे शिक्षकों को रखा जाए जिनको कुछ आता हो, जो विषय के पारंगत हो, ऐसे शिक्षक होना चाहिए। फिर बच्चे बैठते, वहां बैठने की जगह होना चाहिए। स्कूल खोल दिया, बैठने की जगह नहीं, न फट्टियां हैं, न बैठने के लिए डेस्क है, न कुछ कुर्सियां हैं, कुछ नहीं है, और गिर रहा है, स्कूल गिर रही है, जाने की सड़क नहीं है। अरे, आवागमन के साधन नहीं, पहले आवागमन का साधन बनाओ तब स्कूल खोलो। तो आवागमन के साधन नहीं है, और चाहिए। ये हमारी नैतिकता इतनी समाप्त हो गई है शिक्षकों की, जो शिक्षक बना दिए गए, गुरु हैं कहलाते हैं,
गुरु को कितना आदर्श होना चाहिए। जाते नहीं स्कूल में, बच्चों को पढ़ाते नहीं, बच्चों को भविष्य अंधकार में करते, कितना पाप कमा रहे। ये पैसा नहीं, पैसा कमाने के लिए केवल शिक्षक बने हैं, और ऐसे शिक्षकों धिक्कार है जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। उनको नैतिकता होना चाहिए कि हम इसके लिए है कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे। ये बच्चे भगवान के स्वरूप हैं, इनका भविष्य बनाने के लिए शिक्षकों को कम से कम ऐसी नैतिकता होना चाहिए, हम स्कूल जाएं। और जाएंगे तो बच्चे आएंगे, बच्चे भी नहीं आते। 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, कहीं 40 बच्चे आ रहे हैं, कहीं 35, कभी आए कभी नहीं आए। बच्चों को भी मालूम है जब पढ़ाई नहीं होती तो जाएंगे। तो स्कूल पढ़ाने के लिए हैं, ना कि दूसरी सब चीजों के लिए। तो आज इसकी अच्छा दूसरे अगर शिक्षक हैं भी तो उनको दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। अगर जनगणना होगी तो शिक्षक जाएगा, कोई किसी तरह की जानकारी शिक्षक को लगा दिया, जैसे बिल्कुल शिक्षक फालतू आदमी है, उसको लगा दिया जाता है और पढ़ाने के अतिरिक्त वो सब कुछ करे। अब इतनी जानकारियां शासन मांगता है, शिक्षक बस इसी बनाता रहता, अपना रजिस्टर बहुत अच्छा बना लेगा और जानकारियां भेजते रहेगा, और पढ़ाई चौपट है, बिल्कुल पढ़ाई बिल्कुल। विंध्य क्षेत्र की बहुत बुरी दुर्दशा है, विंध्य क्षेत्र में पढ़ाई बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने जो बातें अभी बताई हैं हमें, वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को आपने यहाँ पे उकेरा है बिल्कुल। और निश्चित ही इनमें ध्यान दिया जाना चाहिए, शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हम आपके पास फिर से आएंगे, हम उर्वशी जी के पास चलते हैं। उर्वशी, आपने फील्ड में देखा है, फील्ड में लोगों से बात की है, ये रिपोर्ट आप तैयार कर रही थी, लोगों का क्या कुछ कहना था? जैसा कि हमारी एक्सपर्ट ने भी अभी बताया कि विंध्य क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, उसी तरह से लोगों का भी यही कहना है कि जब हमारे स्कूल के बच्चे, हम सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजें कैसे, अगर सरकारी स्कूल में शिक्षक ही नहीं बैठ रहे हैं, और अगर बच्चे जाएं भी तो उन्हें पढ़ाए कौन, अगर हम उन्हें भेजना भी चाहें तो उनकी ये हालत है। कुछ लोग ऐसे मिले मुझे जो कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। वो क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि सरकारी स्कूल पढ़ाने के लायक ही नहीं है। लेकिन अगर बात करें गांवों की, कि गरीब तबके के जो लोग हैं उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो प्राइवेट स्कूलों में फीस देकर अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। जब हम फील्ड में पहुंचे तो हमने सरकारी स्कूलों का मुआयना किया। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जब हम फील्ड में गए तो हमारा कुछ कांटेक्ट था कि हमें पता चला कि वहां पर ऐसी स्कूल की स्थिति है तो हम एग्जैक्ट वहीं पर गए, ऐसा नहीं था। हम यहाँ से निकले और जब हम यहाँ से सिर्फ एक क्षेत्र में हमें 4 स्कूलें लगातार ऐसी मिल गई 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रेंज में, जिनकी हालत बिल्कुल ऐसी ही थी। वहां हम गए, हमने वहां देखा कि शिक्षक मौजूद नहीं थे। एक स्कूल में एक शिक्षिका थी, शायद वो अतिथि शिक्षक रही होंगी, वो बाहर बच्चों के साथ जमीन पर बैठ के, फर्श में बैठ के कुछ कर रही थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे वो अंदर गई, बच्चे भी अंदर गए, और वहां सिर्फ 2 कमरे थे, 2 कमरे। एक कमरे में कार्यालय था, वहां पे कुछ किताबें रखी हुई थी, सामान रखा हुआ था, और एक कमरे में पहली लाइन में पहली कक्षा के बच्चे और 5वीं लाइन में 5वीं कक्षा के बच्चे बैठे हुए थे। तो ये हालत थी, और उस कमरे की हालत भी ऐसी थी कि उसकी छत कभी भी गिर सकती है, जैसा कि अभी रिपोर्ट में भी देखा गया है। और वहाँ के जब शिक्षक से पूछा गया कि यहाँ की मरम्मत के लिए आपने कभी कोई मांग की, क्यों ऐसी हालत है, जब वो कुछ समय बाद शिक्षक वहाँ मौजूद हुए, तो उनका कहना है कि 1997 में स्कूल बनी है, 25 सालों से वही वहाँ पर टीचर थे। उसके बाद उन्होंने 1-2 बार अप्लाई कर दिया, उसके बाद उन्होंने भी कोई जद्दोजहद नहीं उठाई कि बच्चों को उनका हक मिल सके। जी उर्वशी जी, आपने जो बताया है ये फील्ड की वास्तविकता है, आपने जो देखा और जो जनता के बीच में चल रहा है वो आपने बताया है। यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं वो आखिर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं। साथ ही जो हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, जिन्हें ये देखना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या व्यवस्था है, हमारा क्षेत्र कैसे चल रहा है, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। वो ऐसी समस्या है, शिक्षा की बात यदि हम करें, यदि शिक्षा का स्तर बेहतर हो जाएगा तो अनेक जो आने वाली समस्याएं हैं या जो अनेक क्षेत्र हैं उनमें हल ढूंढा जा सकता है, उनको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जैसा अभी ज्ञानवती जी ने कहा कि शिक्षा का जो कार्य है, जो इतना पवित्र कार्य है, यदि वो भी बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है तो ये निश्चित ही बड़ी विडंबना है अपने विंध्य क्षेत्र की।
हमारे साथ श्री केसी जैन जी जुड़ चुके हैं, आप समाज सेवी हैं। केसी जैन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम चल रहा है विंध्य की शिक्षा व्यवस्था विषय पर, और हम एक जो रिपोर्ट है वो देख चुके हैं। अभी एक रिपोर्ट पे हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ उर्वशी जी हैं जिन्होंने क्षेत्र में कार्य किया है। उर्वशी जी, केसी जैन जी हमसे अभी जुड़े हैं, क्या आप क्षेत्र की वास्तविकता बताएंगे एक बार, क्या स्थिति है क्षेत्र में? जी, तो जब हम क्षेत्र में गए, रीवा जिले के गुड़ तहसील, गुड़ विधानसभा क्षेत्र में जब हम गए, तो हम वहाँ पे लगातार हमने गांवों में देखा, तो हमें 4 गांव ऐसे मिले जहाँ की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट थी। वहाँ प्राथमिक स्कूल हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ की जो स्कूल की इमारत है, उसको इमारत तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल देखने में उधड़े हुए घरों की तरह थे जो कभी भी गिर सकते थे। ऐसी स्कूल में बच्चों को बैठे हुए हमने देखा, जहां एक ही कमरे में 5वीं तक के, पहली से लेके 5वीं तक के बच्चे बैठे हुए थे। पहली लाइन में पहली के बच्चे और वहीं आखिरी लाइन में 5वीं के बच्चे बैठे हुए थे। एक ही टीचर 5 क्लास को एक साथ बैठ के पढ़ा रहा है। सोचने वाली बात है कि जब पहली कक्षा का बच्चा काखा गाघा पढ़ रहा है और वही काखा गाघा ABCD 5वीं कक्षा का बच्चा पढ़ रहा है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था कहाँ है? और इसी तरह के सभी स्कूलों में हमने पाया। एक जगह तो जब हम पहुंचे तो वहां हमने देखा कि 2 शिक्षक होते हुए भी सिर्फ 1 शिक्षक मौजूद थे, और 26 बच्चों में सिर्फ 3 बच्चे। पूछने पर कि बच्चे क्यों नहीं आते हैं, तो कहा गया कि पहाड़ है, रास्ता नहीं है, जिसकी वजह से कठिनाई होती है, कभी बारिश हो जाती है तो बच्चे नहीं आ पाते हैं। जी जी, उर्वशी जी, आपने जो बताया है, निश्चित ही ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। केसी जैन जी, आपने ये रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट पर और विंध्य की शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहना है आपका? ये शिक्षा पद्धति के ऊपर आपने प्रश्न किए हैं और उसी पर जानना चाह रहे हैं। क्या है कि विकास शासन चाहती है, लेकिन उसके पीछे लक्ष्य उनका जो रहता है वो होता है वोट बैंक का। आपने कहा और कि हमारे यहाँ स्कूल खोल दीजिए, अब वहाँ की स्थिति हुई नहीं हुई, उन्होंने स्कूल खोल दिया। अब स्कूल खुल गया और वहाँ शिक्षा की कमी है, वहाँ व्यवस्था की कमी है। इसके लिए प्रशासन की दृष्टिकोण से वहाँ पर सरकार ने बनाई है ग्राम पंचायत, तो पंचायत के जो पंच हैं और सरपंच हैं वो भी सरकारी नौकर हैं, उनको भी अच्छी तनख्वाह मिल रही है। ये उनका कर्तव्य है, दायित्व है कि जो चीज़ कमी है उसको ला करके प्रशासन के सामने, DO के सामने रखे। अब शासन भी एक बात के ये कमी कर रही है कि जो शिक्षक रिटायर होते चले जा रहे हैं, उनकी तरफ तो उनका ख्याल जाता नहीं है कि उस जगह पर कम है, भर्ती अब नहीं करना चाहिए। वो जितना पैसा है वो उनका लक्ष्य होता है कि हम अपने जो आरक्षण वाले हैं उनकी भांति भांति की जो उनकी योजनाएं हैं उनमें व्यय कर देती है, तो भर्ती भी नहीं कर रही, तो उसकी वजह से स्कूल में टीचर नहीं है। वो जहाँ हैं वहाँ प्रशासन जो है, जिला शिक्षा अधिकारी है, उसके अंतर्गत और भी हैं, उनका दौड़ा उनसे पूछिए। जब पता चले कि कोई कलेक्टर या मंत्री या कोई नेता वहाँ पहुँच रहा है तब तो वह वहाँ पहुँचेंगे। उनको जो रेगुलर नियमित दौड़ा करना चाहिए वो दौड़ा भी नहीं करते। तो बहुत सी जगह है कि अध्यापक तो हैं लेकिन वहाँ के ताला भी नहीं खुलता, जंजीर भी नहीं खुलती। बच्चे आते हैं, बाहर बैठे रहते, पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। सरकार ने तो अपनी तरफ से शिक्षा के लिए इतनी सुविधाएं दी हैं कि उनको मिड डे भोजन दे रहे हैं, उनको कपड़े भी दे रहे हैं, उनको साइकिलें भी दे रहे हैं। तो ये सब तो शासन तो अपनी तरफ से कर रहा है। अब बिल्डिंग खराब हो रही है, बिल्डिंग गिर रही है, तो सरपंच क्या करता है? सरपंच ग्रामीण स्तर पर भी उसको कुछ सुरक्षा कर सके। घास लग रही है तो घास भी अब जिला शिक्षा अधिकारी तो नहीं उखड़वाएगा, न मुख्यमंत्री आएगा, उसको तो इन लोगों को देखना चाहिए। तो ये मूल रूप से
स्थानीय जो प्रशासन, जिसे हम पंचायत कहते हैं, सरपंच कहते हैं, ये उनकी कमी है, उनके कर्तव्य की कमी है। पैसा लेने के बाद भी विभिन्न योजनाएं का संचालन तो करते हैं वो, और उसका पैसा कहाँ जाता है, क्या करते, भगवान जाने। इसकी वजह से वहाँ ये सब कमियां आ रही हैं। बहुत सी जगह शासन को पता ही नहीं चलता। शासन माने डीओ, जिला शिक्षा अधिकारी, और ऊपर के जो संयुक्त संचालक हैं कि कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे। जहाँ की जनता कुछ जागरूक होती है, आंदोलन करने लगती है, तो आंदोलन करने के बाद तब उनको, कलेक्टर को और प्रशासनिक अधिकारी को पता चलता है। इस सरपंचों को पंचों के ऊपर नकेल कसना चाहिए कि आपके गांव में स्कूल है, आप उसके पदाधिकारी हैं, देख रेख सरपंच काहे के लिए होते हैं, पंच काहे के लिए होते हैं। ये सब व्यवस्था उन लोगों को शासन के अंग है, देखना चाहिए। और शासन को इस चीज में अधिक से अधिक भर्ती करें, जल्दी से जल्दी, ताकि जो खाली स्कूल है जहाँ टीचर कोई है ही नहीं, अब उसके लिए कोई क्या करेगा। न तो लोकल प्रशासन कुछ कर सकता है, न जिले का प्रशासन कुछ कर सकता है। तो उसकी तरफ शासन को ध्यान देना चाहिए। जहाँ खाली हैं, ऐसे बहुत से विभाग हैं, हर विभाग की यही स्थिति है, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे डॉक्टरी की हो, खाली हैं। जब हल्ला होता है तो कुछ हल्ला करके विज्ञापन वगैरह निकाल देते हैं। तो कमी सबसे वहां पर है कि सरपंच और सरपंच, उनका स्पष्टीकरण कभी नहीं इस पर होता कि तुम्हारे गांव में स्कूल की ये कमी है, बंद है, तो क्यों बंद है। उनको भी, वो तो तनख्वाह ले रहे, पहले तो बिना तनख्वाह वाले थे, ऑनरेबल थे, और अब तो तनख्वाह अच्छी अच्छी पंचों को भी मिल रही, सरपंचों को भी मिल रही। तो जैसे कर्मचारी को मिलती है वैसे वो भी हैं। तो इसकी उनकी कमी है, ये सरपंचों पंचों की और स्थानीय लोगों की। और जो भी आंदोलन हल्ला करते हैं वो अच्छा है कि प्रशासन तक पहुंचाए, और प्रशासन को चाहिए कि हर स्कूल में एक एक शिक्षक को अनिवार्य रूप से करे। और ये इस पर ध्यान नहीं ज़्यादा जाए कि एक ही टीचर है, पढ़ा रहा है। पहले भी भैया गुरुकुल हुआ करते थे, और गुरुकुल में भी ये जब भगवान राम थे, कृष्ण थे, ये भी गुरुकुल में पढ़े हैं, और वहाँ एक ही गुरु होते थे। तो वहाँ पे विद्यार्थी भी और उनके अभिभावक भी, चाहे वो राजा का लड़का हो, वो सब उसके लिए समर्पित रहते थे, और वो सबको एक को पढ़ा देते थे। तो अगर एक अच्छा शिक्षक भी है, किसी के क्लास में 4 लड़के हैं, किसी में 2 हैं, किसी में 100-200 लड़के नहीं होते, तो पढ़ा सकता है। ये उनमें भी थोड़ी, टीचर जो शिक्षक हैं उनमें तनख्वाह लो, 1 तारीख को दस्तखत करो, चले जाओ। जो ड्यूटी लगी है उनकी, जो स्कूल में पदस्थ है, स्कूल क्यों नहीं जाते, ताला क्यों नहीं खोलते। तो ये सब शासन का थोड़ा कमी है, शासन की ढील है, और उसको कसना पड़ेगा। जी जी, केसी जैन जी, जो आपने बात कही है निश्चित ही वो आपके अनुभव से देखी हुई बातें हैं, उससे आप जो बता रहे हैं, यहाँ पर हमें समग्र रूप में ध्यान देना होगा। जो स्थानीय प्रशासन में हमारे जो लोग जुड़े हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जैसा आपने कहा, उन्हें भी ध्यान देना होगा, और बात को जो उनके स्तर की है, जो उनके स्तर की बात है, उसे उन्हें सुधारना होगा, और यदि उनके स्तर में नहीं है तो उच्च स्तर में बताना होगा। कई बार जानकारी के अभाव में भी ऐसा हो जाता है। जो आपने कहा पद सृजित हैं, जो पद हैं रिक्त हैं, उनमें नियुक्तियां होनी चाहिए, और निश्चित ही नियुक्ति भी आवश्यक है, क्योंकि यदि हम बेरोजगारी की भी बात करेंगे तो विंध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी है, और यहाँ के जिस तरह से विद्यालय खाली हैं, जो स्थिति बता रही है, तो वो, और साथ में जो शिक्षा की स्थिति है, ये दर्शाता है कि योजना बनाने में जो कमी रह गई है, वो ये समस्या क्रियान्वित करा रही है। ये समस्या जो है वो उत्पन्न हो रही है उसी के कारण से। तो यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधियों को ध्यान देना होगा, किसी भी स्तर के हों, और जो जनता है हमारी, उसकी भी भूमिका है, अपनी जिम्मेदारियां निभाए। हम ज्ञानवती अवस्थी जी के पास चलेंगे। जहां संस्कारों की बात आती है और जिम्मेदारी की बात आती है, जो हमारी जिम्मेवारियां हैं वह हमें निभानी चाहिए। हम शिक्षक हों, हम अभिभावक हों, या फिर हम जनप्रतिनिधि हों, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, आज शिक्षा तो है पर नैतिकता नहीं।
ना शिक्षकों में नैतिकता है, ना अभिभावकों में नैतिकता है। वो तो इसलिए भेजते हैं सरकारी स्कूलों में। आजकल जो जितने भी बच्चे पहुंचते हैं वो इसलिए भेजे जाते हैं कि उनको वजीफा मिलता है, उनको ड्रेस मिलती है मुफ्त में, उनको पुस्तकें मिल जाती हैं, उनको भोजन मिल जाता है, इसलिए भेजे जाते हैं। और वही शासन इतना पक्षपात करता है, सवर्ण को कुछ नहीं मिलता। तो वहाँ उन बच्चों को कि हम भी गरीब हैं, हमको तो कुछ नहीं मिलता, वो सरकारी स्कूल में गए भी तो उनको क्षोभ होता है कि इनको ड्रेस मिल रही है, पुस्तकें मिल रही, इनको हर महीने पैसा जा रहा है और हमको तो कुछ नहीं मिलता। तो शासन को ये नीति बदलना चाहिए, पूरी शिक्षा फ्री होना चाहिए, पूरी माध्यमिक शिक्षा तक कोई फीस नहीं होना चाहिए और सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए, ताकि बच्चों में असंतोष ना हो। और नैतिकता होना चाहिए। भैया नैतिक शिक्षा की आज बहुत आवश्यकता है। ना शिक्षकों में नैतिकता रह गई है, ना बच्चों में रह गई है। जब शिक्षकों में नहीं, बच्चों में कहाँ से आएगी? अब जाते हैं स्कूल में केवल इसीलिए जाते हैं। हमको मालूम है कि बहुत बहुत बच्चों को हमने भेजा है जो घर में काम करते थे, मजदूरी करते थे, तो स्कूलों में भेजा, चले जाते हैं स्कूल में। और इसलिए जाते हैं कि उनको 400 रुपए महीना मिलता है, तो स्कूल के बैंक में आ जाते हैं उनके माँ बाप के, और बढ़िया ड्रेस मिल जाती है और उनको साइकिलें मिल रही हैं। ये सब न दे गवर्नमेंट, बल्कि और पढ़ाई देखे कि पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं, अच्छे शिक्षक रखें और पढ़ाई होना चाहिए, बहुत जरूरी है पढ़ाई। ये कौन देखेगा? अगर उनमें नैतिकता नहीं तो कम से कम इतना प्रबंध होना चाहिए कि प्रशासन देख देख करके गांव-गांव में जा करके देखे कि वो पढ़ाई हो रही कि नहीं, और नहीं हो रही अगर तो शिक्षकों को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। उसी समय इनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए, उनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। जो इस तरह की मक्कारी करते हैं शिक्षक बन करके, और इतनी मक्कारी, ये बहुत असहनीय है कि इन लोगों को ये क्षम्य नहीं है, ये क्षमाशील नहीं है बिल्कुल। इन लोगों को बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करते हैं, क्या सिखाएंगे? तो एक इस तरह जी हमारे शासन की नीतियां भी बहुत गड़बड़ है और मुझे तो पसंद नहीं है। भाई ठीक है, चल रहा है, जैसे जैन साहब ने कहा ना, बहुत अच्छी बात कही, वोट की राजनीति है। वोट के लिए हर कहीं स्कूल खोल देना, हर कहीं आरक्षण में उनको स्थान दे देना, और बच्चे आ रहे हैं उनको ये दे रहे हैं, वजीफा दे रहे हैं, ये वो दे, सब वोट की राजनीति के लिए। पर बच्चों के भविष्य के लिए कोई नहीं सोच, बच्चों के भविष्य के लिए सोचा जाती है सब। पहले कहाँ मिलता था, कहाँ भोजन मिलता था, कहाँ साइकिल मिलती थी, कहाँ ड्रेस मिलती थी, पर बच्चे पढ़ते थे कि नहीं? और इन्हीं सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे। हम लोगों की इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी कि जो कुछ हमने प्राइमरी में सीखा है वो नींव पक्की बन गई। हमारी जो पढ़ाने वाली थी टीचर, इतनी ईमानदारी से पढ़ाती थी, घंटी बजी कि नहीं वो आ गई स्कूल में और सारे विषय पढ़ाती थी। इतने हम लोग बोर्ड में पढ़ते थे, बच्चों को बोर्ड रहता था, नक्शा रहता था, कविताएं रहती थी, उनको दोहराया जाता था, पढ़ाया जाता था। तो पढ़ाने का एक माहौल था। अब पढ़ाने का माहौल नहीं है, खाने पीने का गया, भाग गए, तब ये माहौल हो गया है। तो स्कूल नहीं रह गया, बस वहाँ भोजन बन रहा है, फिर खाना पीना गए, अगर कुछ कमी हुई तो उसकी मीडिया में आ गई खबर। शिक्षक स्वयं बोलते कि हमने 2-3 लोगों से बात की, बोले हम लोग जाते हैं, 11 बजे पहुंचे, खाना पीना बनवाया और खिलाया पिलाया, बच्चे भाग गए, हम लोग भी चले आए। ये पढ़ाई हो रही है आजकल। ये शासन को नहीं दिखता क्या? शासन क्या अंधा है क्या? शासन को आंख खोल करके, कान से सुन करके और देखना है कि हमारी शिक्षा की चौपट हो रही। इसलिए आज मैं आप लोगों को सबसे ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। इतना बढ़िया विषय आपने उठाया है कि हमारे इस विंध्य क्षेत्र की जो बहुत बड़ी समस्या है, हमारे बच्चों का जो भविष्य चौपट हो रहा है, इसके लिए हमको बहुत सतर्क होने की जरूरत है और शासन के कान खोलना है, शासन की आंखें खोलना है इसके लिए कि देखे जा करके क्या हो रहा है। काहे के लिए स्कूल खोल दिए भाई? पढ़ाने के लिए खोले, शिक्षक नहीं है, काहे के लिए विषय खोल दिए? विषय है पर पढ़ाने वाले कोई नहीं। इस तरह आज बहुत आवश्यकता है हमको सतर्क रहने की और सजग होने की। और जैसा कि जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि पंच सरपंच ये सब तनख्वाह लेने के लिए है क्या? ये क्यों नहीं देखते? उनके क्षेत्र में जब स्थिति ये हो रही है तो उनको रिपोर्ट करना चाहिए, उनको
उनका अधिकार है कि वो शिक्षकों को बुलाएं और न पढ़ाएं तो उनकी रिपोर्ट करना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा। तो आज जी बहुत आवश्यकता है सजग सजग होने की, चैतन्य होने की, हमारे शासन को ध्यान देने की और अभिभावकों को भी ध्यान देने की। हमारे बच्चे पढ़ रहे, नहीं पढ़ रहे तो उनकी रिपोर्ट करना चाहिए। उनका भी तो अधिकार है। और ये जी जितने पंच जितना चुनाव हो रहे, बस चुनाव ही थोड़ी जीवन का एक अंग है। चुनाव काहे के लिए हो रहे हैं? ये व्यवस्था के लिए हो रहे हैं। और जब व्यवस्था नहीं देखते ये, तो किस बात के पंच, सरपंच और ये अधिकारी लोग बैठे हुए? केवल अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए या मोटर में घूमने के लिए होते हैं। नहीं, इनको दौड़-दौड़ करके दौड़ा करना चाहिए, देखना चाहिए। और पहले तो कोई दौड़ा भी नहीं करते थे और शिक्षक इतने नैतिक थे कि अपने आप क्लास में जाते थे, हमने देखा। पर इस क्षेत्र में देखा, इस क्षेत्र में ऐसी स्थिति है, उन्होंने अपने उनकी बहू भी शिक्षक हो गई, उनकी भतीजी भी शिक्षक हो गई, सबको भर शिक्षक माने बेगार की काम, सबको भर्ती कर लिया। बड़े-बड़े नेताओं के सब पूरे घर के घर शिक्षक बन गए, आता-जाता कुछ नहीं, क्या पढ़ाएँगे विद्यार्थियों? यहाँ से तो भविष्य चौपट हुआ है। तो हमारे बच्चों के भविष्य का अगर ध्यान देना है, तो शासन को सतर्क होना चाहिए और मीडिया को सतर्क होना चाहिए। आज मीडिया बहुत बड़ी ड्यूटी निभाता है इस सब में। तो आपने जो ये आज इतना बड़ा ड्यूटीफुल कार्य किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देती हूँ और ऐसे ही करंट विषय लेकर के आप उठाते रहिए ताकि यहाँ की दुर्दशा सुधरे, हम बच्चों का भविष्य सुधरे। इसके लिए मैं आपको भूरी-भूरी धन्यवाद देती हूँ और धन्यवाद। निश्चित ही अभी आपने जो कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो आपके अनुभव की बात है। हमारे जो दर्शक भी कार्यक्रम देख रहे हैं, यदि उनके क्षेत्र में कुछ समस्या है या कोई ऐसी बात है, ऐसा विषय है जो कार्यक्रम में जोड़ा जा सकता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। हम उस मुद्दे को अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। ऐसा मुद्दा जो विंध्य क्षेत्र से जुड़ा है, जो आपके क्षेत्र से जुड़ा है और जनहित का मुद्दा है, उसे हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। और साथ ही यदि हम अपने आज के विषय की बात करें, तो शिक्षा व्यवस्था जो हमारे विंध्य क्षेत्र की है, जो पूरी डामाडोल है, इस अव्यवस्था को सुधारने के लिए मिला-जुला प्रयास करना जरूरी है। जैसा अभी हमारे विशेषज्ञ भी बता रहे हैं यहाँ पर कि एक समय काल रहा है। आप दोनों जन बहुत वरिष्ठ हैं। आपने वो समय काल देखा है कि लोग 5वीं, 8वीं और 12वीं तक पढ़ लेते थे, वो कहीं भी सफल होते थे और उनके ज्ञान का स्तर अलग होता था। आज मात्रात्मक उपलब्धि देखी जा रही है, मात्रात्मक उपलब्धि देखी जा रही है, गुणात्मक उपलब्धि जो है वो गायब हो रही है। जो वो दौर रहा है शिक्षकों का, शिक्षक भी अपनी जिम्मेवारी निभाते थे, अभिभावक भी अपने बच्चों को उनके भरोसे ज्ञान के लिए छोड़ते थे और वो निश्चित ही ज्ञानवान बन के आते थे। लेकिन ये जो अंतर आया है, इस अंतर को कैसे देखते हैं केसी जैन जी आप? ये देखिए, पहले जो था, जैसे कि मैंने कहा, पहले गुरुकुल थे, तो उसमें क्या होता था कि जैसा गुरु कहे, देखे, जैसा उसका आचरण जीवन होता था, वैसा उसके शिष्य करते थे। अब आजकल जैसा कि हमारी ज्ञानवती जी ने कहा है कि नैतिकता समाप्त हो गई शिक्षकों की। अब शिक्षक जाते हैं, बच्चे से कहते हैं जाके 2 सिगरेट तो ले आओ। ये नैतिकता रह गई गांव के स्कूलों की। तो जिम्मेदारी वाली बात होती नहीं है। और जो शिक्षक इस बात को मेंटेन करना चाहते हैं, जब पढ़ाएं, और लड़के पढ़ते नहीं। अभी तो क्या स्थिति जैसी बताई कि हमारे ज्ञानवती जी ने, लड़के घूम रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, घंटी बजी तो खाना खाने के लिए आ गए मिड डे मील, और उन्होंने खाना खाया और चले गए। तो गुरुजी के ने भी अपना दरवाजा बंद किया और चले गए। तो ये तो स्थिति हो गई। तो इस वर्तमान में जो शिक्षक के साथ साथ जो पूरे देश की नैतिकता जो है वो बहुत पहले से अधिक घट गई। पहले इतना आदमी राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता था कि हर आदमी जिम्मेदार समझता था। पहले टीचर अगर बच्चों को मार दें स्कूल में, उनको सजा दे दें, तो घर के माता पिता, हम लोगों के टाइम में
घर के माता पिता जो है वो बड़े प्रसन्न होते थे कि अच्छा पिट के आया लड़के ने बताया कि आज हमको सजा मिली है, तो बड़े खुश होते थे कि तुमने साहब पढ़ाना होगा, तुमने ये ना किया होगा। फिर समय परिवर्तित हुआ, अगर उसने सजा दे दी तो माता पिता आ जाते हैं लड़ने के लिए कि मेरे लड़के को पढ़ाया मारा। वो गवर्नमेंट का नियम भी बन गया है कि किसी को मार नहीं सकती। और अब समय तो ये आ गया है कि अगर टीचर ने किसी लड़के को सजा दे दी तो लड़के ही निपट लेते हैं आजकल टीचर से, लड़के ही उसको गांव के बाहर छोड़ के घेर करके ठोक पीट के चल देंगे। आजकल तो ये जमाना हो गया। तो ये सब सामाजिक व्यवस्थाएं जो है ये समाज को भी देखना पड़ेगा। समाज भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रह गई पहले की तरह से। पहले अगर इतनी राष्ट्रभक्ति राष्ट्र में समर्पण रहता था, अब आजकल आदमी देखिए कि सबको बना दिया जो जिस क्षेत्र पे है जहाँ है। अभी आप टीवी देखिए भ्रष्टाचारों का तो बड़े बड़े लोगों के नोटों के निकल रहे हैं, उनकी गिनती ही नहीं है, बंडल के ढेर लगे हुए। ये तो इस प्रकार से वो भी देखते हैं। और जैसा कि हमारे ज्ञानवती जी कहा कि उनको पीरियडिकली जाना चाहिए अधिकारियों को शिक्षा वो स्कूलों में देखने के लिए, तो कोई देखता नहीं। आजकल तो ये है कि कोचिंग सिस्टम वाला उन्होंने बना दिया, उन्होंने भी ये कर दिया कि जल्दी से जल्दी जब स्कूल बने हैं टीचर है तो फिर कोचिंग की के भेजने की जरूरत क्या है। लेकिन माता पिता भी आजकल जो है अपनी तरफ से बिल्कुल स्वतंत्र हो गए हैं। बच्ची को उन्होंने एक तो पकड़ा दिया मोबाइल और एक पकड़ा दी स्कूटी और वो फुर्सत हो गए। अब लड़की कहाँ जा रही है, लड़की क्या कर रही है, कोई मतलब नहीं। इसलिए आजकल जितना अनाचार फैल रहा है ये सब माता पिता के भी दोष हैं उसमें। एक छोटी सी बात है कि पिताजी सवेरे 6 बजे चले जाते थे ड्यूटी पर, 7 बजे बम्बई में, और रात को 9 बजे आते थे तो बच्चे सोते हुए मिलते थे जाने के पहले और आने के बाद। तो एक दिन कोई नेता मर गया तो छुट्टी हो गई, तो 11, साढ़े 11, 12 बजे आ रहे थे, बच्चे नीचे खेल रहे थे, तो दौड़े दौड़े मम्मी के पास गए, मम्मी संडे वाले पापा आ रहे, संडे वाले पापा आ रहे। वो संडे वाले को देखते थे बच्चे। अब तो ये स्थिति हो गई संडे वाले पापा की, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे और क्या उनकी तरफ देखेंगे कहाँ जा रहा क्या कर रहा। ये नैतिकता में सबका दोष है, माता पिता का भी, कुछ समाज का भी। समाज को देखना चाहिए। प्रशासन तो लुंज पुंज है ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं। वो तो सिर्फ वो देखती कहाँ हमारा वोट बैंक ठीक हो रहा है, बस उसका नाराज ना हो जाए कोई जी। तो इस हमको जिम्मेदारी समझना पड़ेगा। और जब तक ये मुफ्तखोरी बंद नहीं होगी, वो तो हमारे पास तो लिस्ट रखी है पूरी, हमारे पास अच्छी कविताएं रखी हैं कि उसको कह रहा है आदमी से कि तुम काम करने क्यों नहीं जा रहे। अब हम मोबाइल में भी है तो बोलता हमको जरूरत क्या है, बच्चा पैदा नहीं हुआ, पेट में माँ के है, 6,000 रुपया उसको खाने को मिल गए। बच्चा लड़की पैदा हुई, 1 लाख उसको जमा हो गया, उसको जो अस्पताल से लाने लूने के पैसा मिल गए। तो ये जो है, बाकी बताया आपने, गैस मिलना, 100 बिजली मिलना, हम लोगों को तो 12 रुपया का बिजली के हम लोगों के बिल क्या आ रहे, उनको सबको फ्री में दे जा रहे। तो ये उनकी योजना बैंक की है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ का सरपंच वोट भर दिला दे और स्कूल बंद रहे, चाहे खुला रहे, चाहे चलता रहे, चाहे बंद रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ की जब तक समाज और जो नहीं जगह सजग होगी तो समाज जैसे कहीं कहीं लड़के तैयार हो जाते हैं, आंदोलन करते हैं, वहाँ सब फैसिलिटी मिलने लगती है, टीचर भी आने लगते हैं, टीचर भी नियुक्त हो जाते हैं। तो ये सब जिम्मेदारी देखना पड़ेगी। और ये है कि ऊँट की टेढ़ा है, उसमें कौन से करवट कितने उसमें टेढ़ापन है, कौन गिन पाएगा। जी जी, आपने धन्यवाद। जी, जो आपने बात अभी कही है वो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें ध्यान दिया जाना चाहिए। और यदि हमें सुधार करना है तो अभिभावक को भी ध्यान देना है और जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है उन्हें भी ध्यान देना है।
बात यहाँ संस्कारों की आ रही है, संस्कारों की बात निकल के आ रही है। हम हमारे संस्कार कैसे हों या हमारे संस्कार कैसे सुधरें, उसमें हम ज्ञानवती जी के पास चलेंगे। उसके पहले हम उर्वशी जी से जानना चाहेंगे कि जो आपने जानकारी एकत्रित की है, शिक्षा की जो स्थिति है विंध्य की, तो जो जानकारी इकट्ठा की है आपने, तो मध्य प्रदेश में यदि हम देखें, मध्य प्रदेश में क्षेत्रवार देखें, तो क्या स्थिति देखती हैं आप क्षेत्र में? मध्य प्रदेश में विंध्य की क्या स्थिति है और विंध्य के जिलों की क्या स्थिति है, वो हमारे विशेषज्ञों को बताने का कष्ट करें आप। जी, मेरे पास जो डाटा है मध्य प्रदेश का संभागवार, उसमें अगर रीवा संभाग की बात करें तो 1597 ऐसे स्कूल हैं जहां पर केवल एक शिक्षक हैं, और वहीं रीवा संभाग में 522 ऐसी स्कूलें हैं जहां पर शून्य शिक्षक हैं, यानी एक भी स्कूल नहीं है। तो अगर उन स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं तो उन्हें पढ़ा कौन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और शहडोल संभाग में 150 ऐसी स्कूलें हैं जहां पर एक शिक्षक है, 32 शून्य शिक्षक वाले स्कूल हैं, और वहीं ग्वालियर चंबल में 774 और 472, यानी कि अगर देखा जाए तो रीवा संभाग में अकेले 1597 स्कूलें ऐसी हैं जहां एक शिक्षक है, और यहीं ग्वालियर चंबल में 774 472, यानी जो आधे का रेशियो होता है उससे भी कम वहां की जो स्थिति है। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में के विंध्य को के अलावा बाकी हिस्सों में स्थिति ठीक है, लेकिन विंध्य क्षेत्र की बात करें तो विंध्य क्षेत्र की स्थिति सबसे बदहाल हालत में है। वहीं जबलपुर यानी महाकौशल की बात करें तो वहां 710 ऐसी स्कूलें हैं जहां पर एक शिक्षक है, और 140 ऐसी स्कूलें हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है, और भोपाल में 837 ऐसी स्कूलें हैं जहां पर एक शिक्षक है, और 257 ऐसी स्कूलें हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। वहीं नर्मदापुरम संभाग में 310 ऐसी स्कूलें हैं जहां एक शिक्षक है, और 106 ऐसी स्कूलें हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। और इंदौर संभाग में 421 ऐसी स्कूलें हैं जहां एक शिक्षक है, और 135 ऐसी स्कूलें हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। वहीं उज्जैन संभाग में 1091 ऐसी स्कूलें हैं जहां एक शिक्षक है, और 336 ऐसी स्कूलें हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। वहीं बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड पूरे क्षेत्र में 1431 ऐसी स्कूलें हैं जहां एक शिक्षक है, वहीं 537 ऐसी स्कूलें हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। तो इन आंकड़ों से अगर हम देखें तो विंध्य क्षेत्र की जो हालत है वो सबसे गंभीर रूप है। यही ये प्राइमरी मिडिल स्कूल की बात है, पूरे स्कूली व्यवस्था की बात है, सभी स्कूलों की बात है। और अगर देखा जाए तो विंध्य क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि संस्थानें नहीं हैं, लेकिन अगर स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो सरकार का प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यानी संस्थानें लाने पर तो जोर है कि यहाँ पर संस्थानें लाई जा रही हैं, लेकिन अगर बच्चों की नींव ही मजबूत नहीं होगी तो बच्चे उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं, सवाल यही है। और अगर यहाँ पे संस्थानें हैं तो यहाँ विंध्य क्षेत्र में बाहर के बच्चे जरूर आएंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन विंध्य क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक और माध्यमिक ऐसी नहीं है कि यहाँ के बच्चे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले पाए, क्योंकि उनकी नींव ही कमजोर है। और अगर नींव कमजोर है तो एक इमारत कैसे खड़ी हो सकती है। जी बिल्कुल उर्वशी जी, जो आपने कहा है कि नींव कमजोर होगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी, और हमारी प्राथमिक शिक्षा ही कमजोर हो जाएगी तो हम भविष्य की जो राह है हमारी उसमें कैसे चल पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ देखना होगा कि ये आंकड़े तब हैं जब सरकार का कहना है कि उन्होंने 50,000 पदों में भर्तियां की हैं, तब ये स्थिति है स्कूलों में शिक्षकों की ये स्थिति है तब। और शिक्षा एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ये हमारी मूलभूत जो आवश्यकता है उसमें शामिल है शिक्षा, और हम यहीं पे अभी पीछे हैं। हम कैसे आगे की राह देखेंगे, कैसे हमारा विंध्य आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब खोजना होगा जनता को भी और जनप्रतिनिधियों को भी, और जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है अधिकारियों कर्मचारियों को, उनको भी, क्योंकि यदि शिक्षा नहीं सुधरी हमारी तो विकास की राह में हम पीछे रह जाएंगे। हम कैसे विकसित कहलाएंगे यदि हम अशिक्षित रह गए तो, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे थे संस्कारों की, संस्कारों में भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हम ज्ञानवती अवस्थी जी के पास चल रहे हैं कि संस्कार हमारे कैसे हों या कैसे संस्कार सुधरें, क्योंकि आपका ये लंबा अनुभव रहा है शिक्षा के क्षेत्र में। जी देखिए, एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न यशो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मर्गाश्चरन्ति। अगर विद्या नहीं है, दान नहीं है, अगर ज्ञान नहीं है, अगर नैतिकता नहीं है, चरित्र नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति इस मृत्युलोक में भार स्वरूप हो जाता है। और वो मनुष्य के रूप में तो है, पर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वो पशु है, मृग के रूप में पशु। अगर नैतिकता नहीं है, शिक्षा का सबसे बड़ा कार्य है कि व्यक्ति को नैतिक बनाना चाहिए। जो शिक्षा केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है और नैतिक नहीं देती, नैतिक चरित्र नहीं बनाती, वो शिक्षा बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है। केवल पुस्तक ज्ञान से हमको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य ही है कि हम चरित्रवान बने, हमारा मानसिक विकास हो, हमारा नैतिक विकास होना चाहिए। और पहले हमारे यहाँ वैदिक शिक्षा से लेकर यही था। शिक्षा का अर्थ था चरित्र बनना। जो चरित्र नहीं बना सकती है, व्हेन कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट। और वही आज हो गया है। सब कुछ दुनिया विकास दिखाई दे रहा है, हम चांद पर पहुंच रहे हैं, हम मंगल और सूर्य पर भी पहुंच जाएंगे, दुनिया में सब जगह पहुंच जाएंगे, पर हमारा चरित्र कितना गिर गया है ये देखिए। हमारा नैतिक, और इसके लिए आवश्यक है हमारे यहाँ ऐसे महापुरुषों के चरित्र होना चाहिए। हम लोगों के जमाने में खूब जयंतियां मनाई जाती थी स्कूलों में, सुभाष जयंती मनाई जाती थी, गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाई थी, गांधी जी की जयंती मनाई जाती, बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई जाती थी, और इन लोगों के चरित्र पढ़ाए जाते थे, राजगुरु के और इन चंद्रशेखर आजाद, इन सबकी हम लोगों को पुस्तक में पढ़ाया गया था। तब इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। कैसे इन महापुरुषों की कमी नहीं है हमारे यहाँ, इतने महापुरुष हो गए, पर आज उनकी, जैसे रामायण की पोर्शन रखिए तो लोग कहने लगे सांप्रदायिक है। इस तरह की आजकल ऊटपटांग चर्चा मूर्खों के द्वारा चल पड़ी है कि ये सांप्रदायिक है, इसको नहीं पढ़ाना चाहिए। तो क्या पढ़ाना चाहिए भाई, कौन सी चीज? तो इस तरह की जो वामपंथ की विचारधारा हमारे यहाँ आ गई है आज, और उसके कारण हमारी जितनी नैतिक शिक्षा है उसकी अवहेलना की गई है, और उसका परिणाम हो रहा है हमारे बच्चे आज बिगड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों में इतनी अधिक अनैतिकता आ गई है, जिसको देखकर शर्म आ जाती है कि इनकी कहाँ जा रहे, इनका भविष्य क्या होगा। और जैसा कि जैन साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे शिक्षक इतने अनैतिक हो गए हैं कि वो बच्चों से सिगरेट मंगाते हैं। एक उदाहरण आपको दें, देवतला में श्री अवस्थी जी को एक स्कूल के लिए इंस्पेक्शन के लिए गए, पता चला कि वहां एक दो शिक्षक आते ही नहीं, तो उन्होंने रजिस्टर लिया और रजिस्टर में उन जिन शिक्षक नहीं थे, अनुपस्थित थे, उनके नाम पर एब्सेंट लगा दिया। इतने में कहीं से उसको खबर लग गई शिक्षक को कि अरे कोई इंस्पेक्शन के लिए आया, दौड़ करके आया और अवस्थी जी के हाथ से छीनने लगा रजिस्टर। बोले हमको रजिस्टर दीजिए। बोले क्यों दे? बोले हमको दस्तखत बनाना। बोले ये टाइम है तुम्हारे आने का? वो शराब पी करके आया था। शिक्षक जो शराब पी करके स्कूल में आएगा, वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा? उनका चरित्र ही अब बिगड़ गया है, उनमें नैतिकता नहीं है, तो ये क्या संस्कार देंगे? संस्कार देने वाले को ऐसे संस्कार होना चाहिए। एक उदाहरण आपको देते हैं, हम जिन्होंने विश्व हिंदू ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की, मदन मोहन मालवीय जी की बात बता रहे हैं कि इसलिए नहीं स्थापित किया था कि उसकी ज्ञान हो, उनने इसलिए स्थापित किया था यहाँ चरित्र का ज्ञान होना चाहिए, चरित्रवान बच्चे निकलना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने प्रयत्न क्या किया था, बच्चों को, हॉस्टल में रहते थे बहुत से बच्चे, उन्होंने कहा जो बच्चा हमको 4 बजे हम गंगा स्नान करने जाते हैं, उस समय जो बच्चा हमको गंगा स्नान करता हुआ मिलेगा, हम उस बच्चे की हम फीस माफ करेंगे जो रोज हमको मिलेगा। देखिए वो स्वयं ही 4 बजे जाते थे गंगा स्नान करने, और उन बच्चों का नोट करते थे जो रोज आते थे 4 बजे। बच्चे उठ करके आने लगे, अरे दौड़ भीड़ लग गई, लोगों ने कहा कि मालवीय जी आ रहे हैं इस समय, चलिए हम जाएंगे। तो 4 बजे उठ करके जाते थे, स्नान करते थे और विश्वनाथ जी का दर्शन करते थे और आकर के फिर पढ़ने लगते थे। कैसा जीवन उन बच्चों का बन गया। बहुत से बच्चे मिले
कहा हमारा जीवन बनाया है मालवीय जी ने। एक और उदाहरण देते हैं कि मालवीय जी ने एक मालूम हुआ वहाँ उस तरह भांग बहुत चलती है बनारस तरफ, तो कहा एक बच्चा है जो भांग पीता है, उनको खबर मिली। उन्होंने भाषण नहीं दिया चल करके कि भांग मत पियो। चुपचाप छुट्टी के दिन एक रविवार के दिन पहुँचे और जा करके उस लड़के बंद करके अपना घोंट रहा था भांग। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो कहा कौन है बे? तो उन्होंने कहा मैं मदन मोहन मालवीय। वो समझा कोई लड़का है, मुझे बुद्धू बना रहा। तो कहा दरवाज़ा खोल कर के इतनी मार मारूँगा। तो फिर उन्होंने खटखटाया, बोले कौन है? कहा मदन मोहन मालवीय। तो जैसे ही कुंडी खोली, सामने मदन मोहन मालवीय खड़े। इतनी गर्मी में और वो अपना आराम छोड़ करके उस बच्चे के कमरे के पास पहुँच गए और वो एकदम काँपने लगा और कहा गुरुजी माफ़ करिए। बोले नहीं हमने सुना है तुम बहुत अच्छी भांग घोंटते हो, आज हम तुम्हारे हाथ से भांग पीने के लिए आए। मालूम था कि वो भांग तो नहीं पीते और कहने लगा माफ़ कर दिया मैं भांग नहीं पीऊँगा। कहा कैसे मालूम? तुम अभी जा कर के ये सिल और बट्टा गंगा जी में छोड़ करके आओ, गंगा जी में कसम खाओ कि आज से हम नहीं भांग पिएँगे। जा गया और छोड़ करके आया, जब लौट करके आया तब तक मालवीय जी वहीं रुकी रही। ये है चरित्र बनाने की चीज़ है। ऐसे चरित्र बनाते थे गुरु लोग, तो जिनमें स्वयं चरित्र नहीं होगा, वो क्या बनाएँगे चरित्र? जो स्वयं शराब पिएँगे, जैसे जैन साहब ने कहा था सिगरेट मँगा रहे बच्चों से, तो वो क्या चरित्र बनाएँगे? पहले क्योंकि बच्चा सबसे अधिक ध्यान देता है शिक्षक के ऊपर। शिक्षक जो बात कह देता है वो ब्रह्म की लकीर मान लेता है। माता-पिता को उतना नहीं मानेगा हमारे शिक्षक ने। शिक्षक कैसे बैठता है, कैसे उठता है, क्या बोलता है, कैसे करता है, ये सब चीज़ों का असर विद्यार्थियों, बच्चों पर पड़ता है। शिक्षक आए, टेबल पर पैर पसार करके बैठ गए और पढ़ा नहीं रहे। ये ये संस्कार, ये नैतिकता है। ये बच्चों को संस्कार देंगे क्या ऐसे शिक्षक? तो ऐसे शिक्षकों के जो संस्कारहीन स्वयं हैं और हमारे यहाँ अब कोई जयंती नहीं मनाई जाती स्कूलों में। तुलसी जयंती तो बंद ही हो गई और रामायण के पाठ हटा दिए गए हैं क्योंकि उसमें देख सांप्रदायिकता आती है। तो जब ऐसी-ऐसी हमारी धारणा है, तो कहाँ से हमारी नैतिकता बनेगी? अभी ज्ञानवती जी ने जो बात बताई हमें, वो निश्चित ही महत्वपूर्ण है। चरित्र निर्माण जो है वो बेहतर होगा तो हमारा समाज, हमारा विंध्य क्षेत्र और हमारा देश विकास की गति में और तेजी से आगे बढ़ेगा। केसी जैन जी, इस शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए विंध्य क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे, कैसे बेहतर हो, उसके लिए आपके क्या सुझाव हैं? जो शिक्षक, देखिए सब शिक्षक भ्रष्ट नहीं होते, खराब नहीं होते जी। कुछ शिक्षक अच्छे भी रहते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि दूसरे लोग हैं और तो जो खराब हैं, जो गलत तरीके से अनैतिक हैं, वो अगर पढ़ाता है तो कहते तुम बेवकूफ हो क्या? जब कुछ नहीं हो रहा तुम काहे को प्राण तसते हो? जाओ यहाँ से, तुम भी छुट्टी मनाओ। तो इसके ऊपर जो है पहले तो सरकार को इस पर नकेल कसना चाहिए। दूसरा, जैसा कि भी बताया गया कि जयंती मनाई जाती थी, मैं भी इंजीनियर पद से रिटायर हुआ हूँ, लेकिन इसके पहले मैं 4.5 साल तक प्राइमरी का शिक्षक भी रहा हूँ। छोटी सी उम्र थी, 16.5 साल 17 साल की, सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती थी, प्राइवेट स्कूल में मैं टीचर था और मेरा ये दावा था कि अगर मेरे क्लास का चौथी का लड़का है और दूसरे गवर्नमेंट स्कूल के लड़के जो 6वीं में है उसके साथ बैठा दीजिए, एक प्रश्न दीजिए, एक प्रश्नावली दोनों को, तो मेरे यहाँ का लड़का जो है वो अधिक नंबर लेके आता था, चौथी वाला। ये हम लोगों ने समर्पण दिया है। और जैसा कि बताया कि संस्कार क्या है कि आप पहले तो बच्चे अनुशासित हो, हम लोग खुद ही अनुशासित थे अपने जमाने में, जब आप स्कूल शहर के हैं नहीं, आप गांव में रहे होंगे जी। तो अनुशासन, गुरुजी अगर आ रहे हैं तो आप किनारे हो जाते थे कि सामने ना पढ़ना पड़े, ये आपका आचरण था, हमारा आचरण था। तो पहले ये आचरण, आदमी जो छात्र था वो अनुशासित था, मर्यादित था, और जैसे कि बताया माँ बाप से अधिक
प्रभाव उनका पड़ता था। और ये कैसे होता था कि हम लोग हफ्ते में एक दिन, पहले गवर्नमेंट स्कूल में भी होता था, हफ्ते में एक दिन एक पीरियड, सबसे आखिरी पीरियड, पूरे स्कूल के लड़के एक हाल में इकट्ठे होते थे और उनको उस दिन संस्कार के विषय में, अनुशासन के विषय में, कथानक के रूप में उनको उस दिन पढ़ाया बताया जाता था। कोई अच्छा टीचर रहेगा या कभी कभी बाहर से भी बुला लेते थे तो संस्कार के विषय में बताया जाता था, तो उन लड़कों पे प्रभाव पड़ता था। अब तो कुछ होता ही नहीं है, अब तो सब मनमोजी वाला बताया कि ताला तक नहीं खुलता, कहीं क्या क्या है, सब आप पहले सुन चुके। तो इसके लिए हर स्कूल में जो कम से कम प्राइमरी के स्कूल हैं, मिडिल स्कूल तक जो है, ये बीज होते हैं मनुष्य के जीवन को बनाने वाले। जैसा बचपन में आदमी बन जाता है, उद्दंड हो गया, तो कॉलेजों में भी उद्दंडता करता है, अपने जीवन में उद्दंडता करता है। तो संस्कार उसको नहीं मिले, तो संस्कारित करने के लिए हमारा देश भारतवर्ष सब इतना बड़ा लोकतंत्र का देश है, तो हमें इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए कि आचरण, नागरिक है वो, भारत का नागरिक है आप भविष्य में, तो उसको आचरण देना चाहिए। क्लास से हर शनिवार को, गुरुवार को एक पीरियड आखिर में पूरे स्कूल के बच्चों को इकट्ठा करके आचरण, संस्कार, मर्यादा, अनुशासन, इसके विषय में ज्ञान देना चाहिए, तो उनके जीवन में ये घटित होता है। और जो शिक्षकों के ऊपर जो अच्छे हैं उनको तो उनकी अनुशंसा तो होनी चाहिए, और जो गलत है उनको उनके ऊपर नकेल कस के उनको अनुशासित करना पड़ेगा, नहीं तो वो उसी प्रकार से रहेंगे। एक तो क्या हो गया है कि आजकल कहीं भी भर्ती होती है तो नेताओं के से जुड़ जाते हैं, तो नेताओं का आदमी है, फलाने का नेता, इसका आदमी है, इस पार्टी का नेता का आदमी है, तो जो अधिकारी होता है वो भी चुप हो जाता है, अगर करते हैं तो उसको उल्टी डांट पड़ जाती है। जी, एक वाक्य में आपको अगर समय हो तो बताऊं मैं। जी बताइए। एक व्यक्ति थे, एक पार्टी के थे, एक व्यक्ति एक पार्टी से संबंधित था, एक समुदाय से, हम नाम का नहीं लेंगे, लेकिन एक समुदाय से संबंधित थे, और उसका प्रेसिडेंट जो मंत्री था, पूरे मध्य प्रदेश का जो संस्था थी उसका मंत्री था। तो एक उस समाज का व्यक्ति नया बस, बिल्कुल सच्ची घटना है, नए बस स्टैंड के ऊपर आ रहा था, और टीआई की गाड़ी थी, जो टीआई थानेदार की, उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी। एक तो टक्कर मार दी, दूसरा थानेदार की। अब उसके बाद क्या हुआ, तो उसने उस पर थानेदार, जो थानेदार है उसका तमाम नाराज हुआ, चालान करने लगा। उसने कहा रुकिए, कहा थाने चलिए, उसने कहा रुकिए। उन्होंने मंत्री जी को फोन लगा दिया, तो मंत्री जी का फोन आ गया, मंत्री जी का फोन आ गया कि भाई ये काहे को एक आदमी को छोड़ दो, काहे परेशान कर। इसके बीच में उसने पिस्तौल निकाल ली, उसने पिस्तौल निकाल ली, जब टीआई ने कहा तो पिस्तौल निकाल ली उसने। तो उसके बाद में वो और उग्र हो गया टीआई। तो फोन आ गया मंत्री जी का कि भाई अरे वो अपने ऐसा है, फलाना है, ठिकाना, छोड़ो उसको, खाए। अब बताइए, ये स्थिति हो जाती है। तो इसी प्रकार के जो शिक्षक हैं, इनको राजनीति वाले को तो बिल्कुल क्या बताएं, राजनीति के कारण से भी बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है। गांव के टीचरों का, उनसे नहीं जाने का, सब चीजें हैं। ये बताया ना कि ऊँट का सैकड़ों उसके टेढ़े हैं, किस करवट है, क्या कहा जा सकता है। जी जी बिल्कुल केसी जैन जी, जो आपने बात कही है उसमें भी ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षक की जिम्मेवारी होती है छात्र का भविष्य बनाने की, और उसे ईमानदारी से उस जिम्मेवारी को निभाना चाहिए। अभिभावक की जिम्मेवारी होती है कि अपने बच्चे को विद्यालय भेजें और उसका जो दिनचर्या है उसका ध्यान रखें। उन्हें भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी होती है कि क्षेत्र में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलें, शासन की जो सुविधाएं हैं वो व्यवस्थित ढंग से मिलें। तो ये जो जिम्मेवारियां हैं, जब सभी लोग अपनी जिम्मेवारी को निभाएंगे तो निश्चित ही
कुछ बेहतर परिणाम आएंगे और विंध्य की शिक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी। और जब शिक्षा हमारी बेहतर होगी तो हमारी जो अन्य समस्याएं हैं उनका भी हम हल खोज पाएंगे, हम सभी समस्याओं का हल खोज पाएंगे। और हमारे जो दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं उनके क्षेत्र के जो मुद्दे हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही कार्यक्रम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ये जो बात है वो जितनी दूर तक जाएगी उतनी असरकारक होगी। इसलिए आप अपने मुद्दे हमें भेजें और हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे विंध्य क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो बेरोजगारी है, जो पलायन है, इस तरह की समस्याओं से हम निजात पाने में एक कदम आगे बढ़ा सकें। अपना पंचे के कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। हमारे विशेषज्ञ हमसे जुड़े केसी जैन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानवती अवस्थी जी हमसे जुड़ी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उर्वशी जी हमारे साथ ही, उनका भी धन्यवाद। कल मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ।